आज से 15 साल पहले ये 5 जून 2009 की ही बात थी, जब एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को किडनैपिंग के दौरान गलती से बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मार डाला। ये सच्ची घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी, लेकिन इसमें एक इंडियन का भी रोल था और पहली बार सुनने में काफी नॉर्मल सी लगती है कि क्लोरोफॉर्म ही तो सुंघाया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्लोरोफॉर्म सुंघाने से पहले और बाद में इस किडनैपर ने इस लड़की के साथ जो दिल दहला देने वाले काम किए, जब आप वो सुनोगे तो आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हाँ भाई, ये केस सच में नेपाल का क्रेजीएस्ट हत्याकांड। बात अपने पड़ोसी देश नेपाल के एक शहर बिरतनगर की है। बिरतनगर है तो नेपाल में, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, या यूँ कह लो कि अपने देश के बिहार राज्य से एकदम ही सटा हुआ है। इसी बिरतनगर में साल 1990 में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बच्ची का, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा रखा गया। ख्याति अपनी माँ राधा श्रेष्ठा और अपने पिता गोपाल श्रेष्ठा की इकलौती संतान थी। ख्याति की परवरिश यहीं बिरतनगर में ही हुई थी और जब बड़े होने पर उसे स्कूल भेजा जाने लगा, तब सभी को एहसास हुआ कि ख्याति सच में हद से ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट थी। 10th क्लास तक ख्याति की पढ़ाई यहीं बिरतनगर में ही हुई थी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया था। ख्याति के साथ जो वारदात हुई वो इसी बिरतनगर शहर में नहीं, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। लेकिन ख्याति बिरतनगर से काठमांडू शिफ्ट ही क्यों हुई, इस बात को अच्छे से समझ लें। अपने सपने को परस्यू करने के लिए उसका प्लान था कि वो अपने 12th क्लास के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका जाए। इस सब के चलते ख्याति के माँ बाप का ये मानना था कि 10th के बाद उसकी पढ़ाई के 2 साल यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई ख्याति यहाँ बिरतनगर से नहीं, बल्कि नेपाल के ही किसी अच्छे शहर से करवाई। ये पूरा परिवार बिरतनगर शहर को पूरी तरह से छोड़ देता है और 375 किलोमीटर दूर काठमांडू में शिफ्ट हो जाता है। पूरी तरह से शिफ्ट होने का मतलब ये कि उन्होंने बिरतनगर वाला अपना घर बेच दिया था और इस साल 2007 में वो काठमांडू शिफ्ट हो गए थे। काफी छानबीन के बाद ख्याति के माँ बाप ने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को 11th और 12th की पढ़ाई के लिए इस जुबिलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर JCRC नामक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। आगे जिस बंदे का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, इस बंदे को ध्यान से देख लेना। ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जिस मकान में ख्याति और उसका परिवार शिफ्ट हुए थे, इसी मकान के मालिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन यहाँ नेपाल में काठमांडू में 1985 से रह रहा था। ये बीरेन प्रधान 43 इयर्स ओल्ड था और इसके नाम में जो सरनेम आप देख रहे हो, प्रधान, ये सरनेम इसने साल 1985 में ही दार्जिलिंग से काठमांडू शिफ्ट होते ही चेंज कर लिया था, ताकि नेपाल में कोई इससे ज्यादा इसके बारे में पूछताछ ना करे। और गजब की बात यह है कि उस समय इसने सरनेम रखा भी तो क्या, वही सेम सरनेम जो ख्याति का था, यानी कि श्रेष्ठा। आगे इस वीडियो में भी हम इसको बीरेन श्रेष्ठा नाम से संबोधित करेंगे। जिस बीरेन को आप लोग अभी तक शक की नजरों से देखने लग गए हो, ये बीरेन यहाँ नेपाल में एक साइंस टीचर था। बीरेन 14 सालों से नेपाल के काठमांडू शहर के AVM स्कूल का बायोलॉजी टीचर था। पैसे के मामले में अवेयर और सेविंग्स करने की सोच रखने वाला ये टीचर पिछले 14 सालों में इनफ कमा चुका था कि उसने अपनी कमाई से यही काठमांडू में 3 मंजिला घर भी खरीद लिया था। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और ऊपर वाली मंजिलें उसने 3 और परिवारों को किराए पर रहने के लिए दे रखी थी। हाँ, ये वही घर है जिसमें ख्याति और उसका परिवार भी रहने लगा था। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जो इस मकान का मालिक था, यानी कि बीरेन श्रेष्ठा, वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप ट्यूशंस व प्राइवेट ट्यूशंस भी देता था। उसने बताया कि वो ये घर बेच रहा है और अपने गांव वापस जा रहा है। एज अ रिजल्ट, ना चाहते हुए भी सभी किराएदारों को मजबूरी में ये बीरेन श्रेष्ठा वाला घर खाली करना पड़ा। अब चूंकि पुराना घर यानी कि बीरेन वाला घर कॉलेज से काफी दूर था, तो नए घर को ढूंढते वक्त ख्याति की फैमिली की ये भी प्रायोरिटी थी कि नया घर उनको कॉलेज के पास ही मिले, ताकि ख्याति को आने जाने में आसानी रहे। इसी वजह से इस बार उन्होंने काठमांडू में ही दूसरी लोकेलिटी गट्टेकुलो, जो कि कॉलेज के पास ही थी, वहां पर घर ले लिया। यहाँ नए घर में रहते हुए ही ख्याति ने अपनी 11th क्लास पास की और वो वारदात के समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। खैर, आज 5 जून 2009 को सुबह 8 बजे ख्याति अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही। ख्याति फोन चेक करती है तो देखती है कि ये मैसेज एक फेमस वुमेन मैगजीन कंपनी वॉइस ऑफ वुमेन की तरफ से आया है। उसमें लिखा था कि ख्याति को उस मैगजीन कंपनी की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 नेपाली रुपी यानी कि कुछ 12 से 13,000 इंडियन रुपीज का इनाम मिला है और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पोखरा घूमने की फ्री टिकट्स भी मिली है। वैसे आजकल हम सबको इंडिया में भी आए दिन ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं, जैसे बधाई हो, आपको 20 लाख की लॉटरी लगी है, या किसी भी 4 क्वेश्चंस के सही जवाब देने पर आप जीत सकते हो 1000 रुपए पेटीएम कैशबैक। और अगर आपको याद हो तो अपने देश में हाल ही में एक मैसेज काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, जो कि एक फ्रॉड है। अब मुद्दे की बात यह है कि आज के जमाने में हम सबको पता है कि ऐसे फेक मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं, फॉलोइंग विच हम अलर्ट होकर ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ख्याति भी इस फेक SMS फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाती है और आगे जाके उसके साथ जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। ख्याति उस लकी ड्रॉ के बारे में पढ़ के मंद मंद मुस्काना शुरू हुई ही थी कि अचानक उसके
उसके फोन की घंटी बजने लगती है। ख्याति ने नोटिस किया कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जब ख्याति फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। वो महिला अपने आप को उसी विमेन्स मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है। वो ख्याति से कहती है कि अगर उसको ये प्राइस मनी और पोखरा घूमने की फ्री टिकट लेनी है तो दिए गए इस एड्रेस पर आ जाए। इसलिए ख्याति ने भी मना नहीं किया। ऊपर से दिक्कत वाली बात ये हो गई कि ख्याति ने मन ही मन में ये सोच लिया कि उसने जो 10th क्लास में टॉप किया था उसके स्कॉलरशिप और प्राइज मनी के रूप में ये वॉइस ऑफ विमेन मैगजीन वाले उसको ये सब ऑफर दे रहे हैं। ये खुशखबरी वो दौड़कर अपने मम्मी पापा को बताती है। वो लोग भी काफी खुश होते हैं और आखिर हो भी क्यों ना, उनकी बेटी थी ही इतनी इंटेलिजेंट। ख्याति इनाम की राशि लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को तैयार करने लग जाती है। जैसे हर माँ को अपने बच्चे को लेकर फिक्र होती है, ठीक उसी प्रकार राधा यानी कि ख्याति की मम्मी को भी इस पूरे मामले को लेकर फिक्र होती है और थोड़ा शक भी होता है। इसलिए वो अपने पति गोपाल से कहती है कि क्यों ना हम राम को ख्याति के साथ भेज दें। राम उनके घर का नौकर था और ख्याति के परिवार के लिए काफी ट्रस्टेड आदमी था। राम और ख्याति दिए गए एड्रेस पुताली सड़क के लिए घर से निकल जाते हैं। अभी भी 5 जून 2009 की ही बात हो रही है। दोपहर के करीबन 1 बज चुके हैं। ख्याति श्रेष्ठा और नौकर राम दोनों ही दिए गए एड्रेस पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं। तभी अचानक वो फोन वाली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच जाती है। मरीना ख्याति को इनाम और टिकट की भी बहुत बधाइयां देती है। मरीना को वहां देख राम और ख्याति को जो थोड़ा बहुत ये स्कैम लग रहा था वो भी सब कुछ अब ऑथेंटिक लगने लगता है। उन्हें लगता है कि सच में प्राइज मनी वगैरह मिलेगा, जिसमें शायद शाम भी हो सकती है। ये सुनते ही ख्याति राम को घर वापस जाने के लिए कहती। मरीना ख्याति को एक दूसरी जगह चलने को कहती है और दोनों एक दूसरी लोकेशन खुशबू अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अपार्टमेंट के अंदर जैसे ही एक फ्लैट में ख्याति श्रेष्ठा को ले जाया गया तो फ्लैट में घुसते ही ख्याति ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे उसने कभी सपने में भी यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ख्याति का पुराना मकान मालिक बीरेन श्रेष्ठा ही था। सरप्राइज्ड होकर ख्याति बीरेन से पूछती है, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब के रूप में बीरेन कहता है, अरे मैं इस मैगजीन वाओ के लिए काफी समय से काम कर रहा हूँ। मरीना ख्याति को कुछ पेपर्स देती है और उनको फिल करने को कहती है। उसी समय बीरेन ख्याति को कॉफी ऑफर करता है और 1 कप कॉफी खुद भी लेता है। कॉफी पीते पीते ख्याति अपने माता पिता को अपने फोन से कॉल करती है और बताती है कि सब कुछ सही जा रहा है और वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फोन पर ख्याति से बात होने के बाद उसके माता पिता भी टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ख्याति के मम्मी पापा इस इंतजार में रहते हैं कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर ही लौटेगी। अभी तक ना ही तो ख्याति खुद घर पे आ पाई है और ना ही उसका कोई फोन आया है। कुछ समय बाद ख्याति की माँ उसको खुद आगे से कॉल करती है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली अभी क्या स्टेटस है और ख्याति कितनी देर में घर पहुंचेगी। लेकिन ख्याति से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और अंधेरा होने लग गए और पूछते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास है? लेकिन सबका जवाब यही था कि सॉरी आंटी, ख्याति यहाँ नहीं है। ख्याति के पेरेंट्स अपने नौकर राम को बुलाते हैं और उस जगह लेके चलने के लिए कहते हैं जिस जगह वो ख्याति को छोड़ के आया था। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ख्याति का कोई नामो निशान भी नहीं था। उनकी चिंता और बढ़ जाती है। फिर वो लोग ख्याति को इधर उधर आसपास ढूंढने लगते हैं पर ख्याति कहीं भी नहीं मिलती। काफी कोशिशों के बाद ख्याति के माँ बाप डायरेक्शनलेस और होपलेस हो जाते हैं और पुलिस का सहारा लेने का डिसीजन बना लेते हैं। एसएमएस पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एसएमएस में लिखा होता है, तेरी बेटी किडनैप हो चुकी है। अगर तू अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एसएमएस में ये भी साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर ये जानकारी पुलिस या किसी और को देने की कोशिश की तो मैं ख्याति को जान से मार दूंगा। ऊपर से किडनैपर्स ने झूठ झूठ ये और बोल दिया कि वो नेपाल के तेराई वैली का एक मोस्ट वांटेड किडनैपर गैंग है। तेराई वैली में ऐसे गैंग्स बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। ख्याति के पिता ने तुरंत ये बात अपनी बीवी को बताई क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं, जिसमें किडनैपर ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके माता पिता ने किडनैपर के बारे में पुलिस को सूचना दे दी थी और इसी वजह से ख्याति के किडनैपर्स ने वार्निंग दी थी। इस एसएमएस ने सबको और भी ज्यादा डरा दिया। किडनैपर ने एसएमएस में सिर्फ पैसों की मांग की थी पर ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहाँ जाने हैं। इसी उलझन में ख्याति के माँ बाप पुलिस को इन्फॉर्म करने के डिसीजन को बदल देते हैं। वो तुरंत 10 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पैसे लेकर जाना कहाँ है। अब बात अगले दिन 6 जून 2009 की हो रही है। सुबह सुबह गोपाल श्रेष्ठा के फोन पर एक एसएमएस आता है। एसएमएस में किडनैपर उन्हें पैसे लेकर बुतवल आने को कहता है। बुतवल नेपाल का एक शहर है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। बुतवल पहुंचकर वो लोग किडनैपर को मैसेज करते हैं कि हम आ गए। सरप्राइजिंगली किडनैपर उनको फिर से एसएमएस भेजता है कि पैसे बुतवल नहीं चितवन लेकर जाओ। अब बुतवल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है। बिना कुछ सोचे समझे ख्याति के माँ बाप अपने अगले डेस्टिनेशन चितवन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद
बाद किडनैपर फिर से एसएमएस करता है, पैसे यहाँ नहीं बल्कि सुनौली पहुँचाने हैं, वहीं तुमसे पैसे लिए जाएंगे। सुनौली भी नेपाल का ही एक शहर है। चितवन से अब सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर की थी। अब ये लोग सुनौली के लिए निकल जाते हैं। घंटों का सफर तय करने के बाद सुनौली पहुंच जाते हैं, बल्कि भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के एक शहर दार्जिलिंग में पहुंचो। खैर, सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी कुछ 650 किलोमीटर की थी। ख्याति के माँ बाप के साथ उनका नौकर राम भी था। वैसे तो पैसों के साथ बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ ये नेपाल इंडिया बॉर्डर को पार कर लेते हैं। 650 किलोमीटर का सफर तय करके अब फाइनली दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। किडनैपर उनको कुछ देर इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज करता है कि पैसे दार्जिलिंग नहीं खाकरबीटा लेकर जाओ। इतने लंबे सफर के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। वो खाकरबीटा पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ख्याति के पापा के फोन पर एक एसएमएस आता है जिसमें किसी होटल का एड्रेस और रूम नंबर मेंशन्ड होता है। उस एसएमएस में एक बात और ऐसी लिखी हुई थी जो बड़ी ही विचित्र थी। बात ये कि किडनैपर्स ने क्लियरली मेंशन्ड किया था कि नौकर राम के अलावा कोई भी और ऊपर आया तो हम ख्याति को मार देंगे। इन शॉर्ट, किडनैपर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पैसा देने माँ बाप आए। खैर, एड्रेस पर पहुंचकर ख्याति के माँ बाप राम को उसी होटल के रूम में भेज देते हैं। शॉकिंगली, राम पैसे देकर अकेला लौट आता है और ख्याति उसके साथ नहीं आती। ये सब देखकर ख्याति के माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं और उस ऊपर ना जाने की धमकी को मद्देनजर रखते हुए वो वापस उस किडनैपर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। डिसअपॉइंट होकर वो लोग अपने घर काठमांडू लौट जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद ख्याति सीधा घर ही आ जाए। लेकिन उनके घर पहुंचने के बाद भी ख्याति नहीं आती। थक हार कर और परेशान होकर ख्याति के माँ बाप इस बार पुलिस को सब कुछ बताने का डिसीजन ले ही लेते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उनकी मासूम सी इकलौती बच्ची एक फेक एसएमएस और फ्रॉड कॉल का शिकार बन गई है। वो लोग पुलिस को एसएमएस से लेकर इंटरव्यू तक की सारी डिटेल्स बताते हैं। उसी दौरान ख्याति की माँ राधा पुलिस को बताती है कि उसको एक बात थोड़ी सी अजीब लगी। जब वो खाकरबीटा के होटल के बाहर इंतजार कर रही थी, शॉकिंगली ख्याति की माँ ने अपना बयान दिया कि खाकरबीटा होटल के बाहर उसने अपने पुराने मकान मालिक और ख्याति के ट्यूशन टीचर बीरेन श्रेष्ठा को देखा था। उसी दौरान 13 जून 2009 को पुलिस को काठमांडू शहर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर चितवन से एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके लिए दिल दहला देने वाली थी। खबर मिलती है कि एक कार्टन बॉक्स में मरे हुए इंसान के पैरों के टुकड़े मिले हैं। कुछ ही दिनों बाद फिर से चितवन में रहने वाले लोगों को कई किलोमीटर्स के एरिया में अलग अलग जगह पर मानव शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मगर हेड ना होने की वजह से पुलिस बॉडी का कुछ भी पता नहीं लगा पाती है और टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। बीरेन श्रेष्ठा के बारे में ख्याति की मां के द्वारा दिए गए बयान के बेसिस पर काठमांडू पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जब पुलिस बीरेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है तब उन्हें पता चलता है कि बीरेन एक नेपाली नहीं बल्कि एक इंडियन था और दार्जिलिंग का रहने वाला था। उसकी पत्नी काम के सिलसिले में कनाडा रहती थी और दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते थे। ये बात याद रखो कि बीरेन अभी तक पुलिस को मिला नहीं था, लेकिन फाइनली 21 जून 2009 को पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और बीरेन प्रधान को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे सख्ती से पेश आने लगती है। तब जाकर बीरेन पुलिस को बताता है कि भारत से नेपाल आने के बाद उसके एक नेपाली फैमिली से काफी अच्छे रिश्ते थे जो उसके घर पर किराए पर रहते थे। वो उनकी बच्ची को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने उस परिवार को घर खाली करने के लिए कहा। जब पुलिस ने बीरेन से घर बेचने की वजह पूछी तो उसने बताया कि नेपाल आने के कई सालों बाद एक दिन वो काठमांडू के कसिनो में जुआ खेलने जाता है। जुआ खेलते खेलते उसको गैम्बलिंग की लत लग जाती है और वो हर दिन देर रात कसिनो में जुआ खेलने जाता था। जुए में वो धीरे धीरे अपने सारे पैसे हारने लगता है और एंड में पॉकेट खाली होने की वजह से उसे अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। पुलिस ने बीरेन से ख्याति के बारे में सवाल किए। उसके बाद सच उगलवाने के लिए पुलिस बीरेन को 2 थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ पड़ते ही उसके मुंह से सारी बातें बाहर आने लग जाती हैं। उसका स्टेटमेंट सुनकर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीरेन श्रेष्ठा पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसी ने उनको अलग अलग जगह फेंका है। ये सब सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती है। बीरेन कहता है कि 5 जून 2009 को उसी ने ख्याति को एसएमएस वाले जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी थी। बीरेन ने बहुत ही बेरहमी से ख्याति को मौत के घाट उतार दिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जब बीरेन एक टीचर था, पढ़ा लिखा सभ्य आदमी था, तो उसे ये सब करना ही क्यों पड़ा। जैसा कि बीरेन ने पुलिस को बताया कि जुए ने उसको कंगाल कर दिया था। बीरेन के ऊपर लाखों का कर्जा था और इस लेवल तक कर्जा हो रखा था कि उसका खुद का घर बेचने के बाद भी कर्ज चुकने में नहीं आ रहा था। ख्याति के एसएमएस वाले कांड से जस्ट पहले यानी कि 5 जून 2009 से जस्ट पहले उसे किसी से पता चलता है कि उसके पुराने किराएदार और स्टूडेंट ख्याति का परिवार यही काठमांडू में ही कहीं रह रहा है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करना कि जिस दिन ख्याति किडनैप हुई और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन बीरेन ख्याति के परिवार से ऑलरेडी मिला ही था। ख्याति की माँ बीरेन को ख्याति के फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब कुछ
बता देती है और साथ ही उसकी फ्यूचर स्टडीज को लेकर जो फाइनेंसेस ख्याति के पेरेंट्स ने प्लान कर रखे थे उसका भी जिक्र कर देती है। खैर, अब बीरेन वहाँ बैठे बैठे ही अपना प्लान चेंज कर लेता है और उनसे कर्जा मांगने की बजाय ख्याति को किडनैप करके रुपए मांगने का सोच लेता है। कहा जाता है कि ये 16 साल की मरीन शाक्या 10वीं की स्टूडेंट थी, जिसके स्कूल के समय में बीरेन के साथ काफी करीबी रिश्ते थे। लोगों का मानना था कि उनके कई नजदीकी रिश्ते व शारीरिक संबंध भी थे, जिसकी वजह से मरीना बीरेन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके कारण बीरेन विमेन मैगजीन वाले प्लान की मुख्य भूमिका मरीना को ही देता है। सब कुछ ठीक होने की बात बताती है। उसके कुछ ही देर बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ऑफर करता है और खुद भी एक ग्लास लेता है। बीरेन ख्याति के कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में नींद की गोलियां मिला देता है और ख्याति बेहोश हो जाती है। ख्याति को रोकने के लिए बीरेन एक रूमाल लेता है। उस रूमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर फिर से ख्याति को बेहोश करने की कोशिश करता है। बीरेन ने अनजाने में ख्याति को इतना ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया था कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और पागलों की तरह एक आयरन की रॉड से ख्याति के हेड पर बार बार वार करता है और ख्याति के मरने के बाद वो शव के 10 से 12 टुकड़े कर देता है। बीरेन शव के टुकड़ों को लगातार अगले 4 दिनों तक काठमांडू के आसपास 17 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में फेंक देता है। पुलिस को इंटेरोगेशन के वक्त उसने ये बताया कि उसने ख्याति के हेड को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट सैम्बू नदी में और अंगों को चितवन के नारायणगढ़ में फेंक दिया था। बीरेन के अनुसार अंगों को अलग अलग जगह फेंकने का रीजन था कि ताकि कोई भी उसकी बॉडी के पीसेस को पहचान ना पाए और उसका पता न लग सके। तो ख्याति के गायब होने के 19 दिन बाद 24 जून 2009 को पुलिस ने फाइनली ख्याति का हेड बलाजू नाम की जगह से बरामद कर ही लिया। हेड शत विशत यानी कि डिकम्पोज्ड अवस्था में मिला। नेपाल में ये न्यूज बड़ी तेजी से फैल जाती है और विरोध की आंधी चलने लगती है। मुकदमे के लिए अदालत में पेशी के दौरान बीरेन प्रधान और मरीना शाक्या दोनों पर क्रोधित जनता हमला कर देती है और दोनों के लिए ही मृत्यु दंड की मांग करने लगते हैं। अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट और अच्छी बेटी देश में सुरक्षित नहीं है तो बाकी युवाओं का क्या होगा। पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और डिस्कशन चले। कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स में गुस्सा भर गया और वो सड़कों पर उतर आते हैं और जस्टिस के लिए बीरेन श्रेष्ठा को बिना किसी ट्रायल के कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा सुनाने की मांग करते हैं। फाइनली 19 नवंबर 2009 में नेपाल हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस बलेंद्र रूपाकेती ने इस सनसनीखेज हत्या के मुकदमे को समाप्त करते हुए बीरेन प्रधान को किडनैप और मर्डर के लिए 39 साल की जेल की सजा सुनाई और उसकी 16 वर्षीय साथी हाई स्कूल की छात्रा मरीना शाक्या को भी 20 साल की जेल की सजा देने के आदेश दिए। पूछताछ के दौरान मर्डर में अपनी छोटी सी भूमिका के लिए मरीना पुलिस से अपनी सजा कम करने के लिए कहती है, I just hope for these things you can have me small punishment here because I know it's not really easy but still have my glory for me, even my बीरेन को काठमांडू की सेंट्रल जेल में रखा गया था, जिसमें नेपाल्स मोस्ट नोटोरियस कॉन्विक्ट सो कॉल्ड फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राज भी था। चार्ल्स सोब्राज एक सीरियल किलर, धोखेबाज और चोर है जिस पर कई मूवीज बन चुकी हैं, जैसे कि द सर्पेंट, मैं और चार्ल्स एक्सेट्रा। वो इस दौरान अपनी हायर स्टडीज व मास्टर डिग्री जेल में कंप्लीट कर लेती है। अपने अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में मरीना शाक्या को छोड़ दिया गया।